नमस्कार, मेरा नाम है सत सिंह। हरियाणा फाइल्स में आपका स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम है हैनी जैन और रोहतक की बात में आपका स्वागत है। और आज हम बातचीत करेंगे बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक की। रोहतक लोकसभा का जो परिणाम आया है 4 जून को, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं, जैसे जीत का मार्जिन। इवन कांग्रेस वाले भी जो जीत का मार्जिन मान रहे थे, कांग्रेस पार्टी वाले जो दिन रात काम कर रहे थे, 70,000 लाख ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख से ज़्यादा ऊपर किसी की जुबान नहीं खुली थी। और परिणाम आया 3,45,000 समथिंग जो भी है 298। और इसमें भी हनी भाई 2 ऐसी विधानसभा हैं, कोसली और 74,000 समथिंग प्लस 2 और जिसकी बात आज हम करेंगे रोहतक विधानसभा, जहाँ पिछली बार 19,741 का मार्जिन था। इस बार करीब 5,000 कांग्रेस के प्रत्याशी दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने यहाँ से जीत दर्ज की है। हनी भाई, आप रोहतक विधानसभा, खास करके रोहतक शहर जो है ना, अच्छी तरह कवर करते हो, काफ़ी लंबे समय से कवर कर रहे हो। देखो, देखा जाए तो 19,741 प्लस ये 5,000, 24-25 जो भी बन गया फिगर, ये हुआ तो हुआ क्या? देखो सर, हमने पहले भी बात की थी चुनाव से, आई थिंक जब वोटिंग होने से 2 दिन, हाँ एक दिन पहले हमने बात करी थी, तो काफ़ी हैरानी वाली बात थी। हम लोगों ने काफ़ी कुछ डिस्कस किया था, जाति समीकरण वगैरह भी समझने की कोशिश करी थी, लोग क्या सोच रहे हैं, पानी की समस्या वगैरह, काफ़ी चीज़ें बात की थी। किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि रोहतक शहर से दीपेंद्र हुड्डा जीत सकते हैं। 2-4 इक्का दुक्का कांग्रेसी कार्यकर्ता फोनों पे ज़रूर कह रहे थे कि हम मेहनत जरूर कर रहे हैं, लेकिन वही वाली बात है, हमने बात की थी बी बत्रा जी जो मेहनत कर रहे हैं वो दिख रही है नहीं दिख रही है, बहुत सारे मापदंड थे। कमाल हो गया। पर रोहतक शहर से जीतना ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं 2019 में जो हार हुई थी, उसके बाद लोगों ने समझा, समस्याएं देखी और फिर ये रियलाइज़ किया कि दीपेंद्र हुड्डा को हराना गलत था। रोहतक के लिए दीपेंद्र हुड्डा ही ठीक है। अब ये अनुमान लगाया जा सकता है काफ़ी। जी हनी भाई, इसका विश्लेषण हम अभी डिटेल में करेंगे। बिल्कुल आपने सही कहा कि जो 2019 में हुआ, जहां रोहतक से अरविंद शर्मा को 19,741 की लीड मिली और दीपेंद्र सिंह हुड्डा वहां से हारे, जहां से इससे पहले 2 बार चौधरी रणबीर सिंह रोहतक लोकसभा से, और 4 बार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक लोकसभा से, और 3 बार दीपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ से सांसद रह चुके थे। 2019 में यहाँ से हार मिला। रोहतक का तो कहते हैं हनी भाई, नाम ही बहुत बड़ा है। ठीक बात है। तो यहाँ से उनको हार मिलना वाकई में बड़ी बात थी। हुड्डा परिवार के लिए एक ऐसा सवाल था कि क्या आपके शहर ने ही आपको हरा दिया? ठीक बात है। तो हनी भाई, उसका जो मैसेजिंग था बड़ा स्ट्रॉन्ग था। तो अब आप आकलन करते हो, चीज़ें धीरे धीरे छटके आ रही होंगी, क्या छटके आ रहा है कि ये हुआ कैसे? देखो, पहले तो मैं ना थोड़ा सा आपको और पीछे लेके जाना चाहूँगा। चुनाव से 2-2.5-3 महीने पहले की बात है, मेरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी से मुलाकात हुई थी। आपने तब भी पूछा था ना कि भी कितना आप लोगों से मिले हो, तो मैं आपको बताता हूँ एक बात कि जब चुनाव खत्म हो चुके हैं, मेरी उनसे बातचीत हुई थी, काफ़ी हमारी चर्चा हुई थी, 20-25 मिनट हमारी बातचीत हुई। उन्होंने मुझे एक बात कही थी जो मैं आज आपको डिस्क्लोज कर रहा हूँ। ये बात शायद किसी चैनल पर उन्होंने कभी कही भी नहीं होगी, जो मैं आज आपको बता रहा हूँ। मुझे लगता है ये सही टाइम है बताने का। उन्होंने ये कहा था कि अगर मैं रोहतक शहर से हार गया ना, चाहे मैं बेशक से रोहतक लोकसभा से जीत जाऊं, मैं इसको अपनी हार ही मानूंगा, क्योंकि जिस शहर के लिए मैंने इतना किया है, अगर वहां से मैं हार जाऊं किसी भी कारण से, तो मुझे लगता है फिर मेरी हार ही है। और आज जो नतीजे बता रहे हैं वो ये दिखाता है कि रोहतक शहर ने इस बात को, उनके दिल को समझा और पहले से ही उनको जिता दिया। तो ये बहुत बड़ी बात है और ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि दीपेंद्र हुड्डा जी भी रोहतक शहर को लेकर काफ़ी ये थे कि भी मैंने इतना सब कुछ किया है रोहतक के लिए, अपने रोहतक के लिए, तो कहीं ना कहीं लोग मुझे जितवाएंगे, और वो चीज़ें हुई हैं। अब हम दूसरी बात पे आते हैं कि ये हुआ कैसे। ये कहीं ना कहीं कोई भी नहीं सोच सकता। किसी पत्रकार ने, मुझे लगता है, नहीं सोचा होगा। जो राजनीति को समझते 40, 50, 60 सालों से, उन्होंने भी नहीं सोचा होगा। 3-3.5 लाख की जीत पे भी हम जाते नहीं है, वो भी किसी ने नहीं सोची थी। और ये कहीं ना कहीं दिखाता है, दीपेंद्र हुड्डा जी जब सेलिब्रेट करे थे वो रो रहे थे, उन भावुक हो गए थे। ठीक है, तो वो हुए क्यों? वो इसलिए हुए क्योंकि उन्होंने भी शायद सोचा नहीं था कि इतनी बड़ी जीत हो सकती है। तो यानी कि रोहतक की 36 बिरादरी ने दीपेंद्र हुड्डा का साथ दिया है। रोहतक शहर की 36 बिरादरी ने साथ दिया कि रोहतक शहर में जाट समाज ज़्यादा नहीं रहता, आउटर में रहता है बेसिकली, ऐसा कहा जाता है। कि हालांकि जातिगत बातें हम करना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं चीज़ें आती है राजनीति में, तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छी बात है। अब बात आती है कि भी कैसे क्या हुआ, तो इसके कई कारण है। एक कारण जो मुझे समझ में आता है कि 2019 में जब दीपेंद्र हुड्डा हारे 19,000 वोटों से, तभी लोगों ने डिसाइड किया था, मुझे ऐसा लगता है रोहतक शहर ने, कि ये गलती उनसे हुई है। और उसके बाद जब अरविंद शर्मा जी सांसद बने, चलो एक नए व्यक्ति को मौका दिया गया भाजपा से, वो उनके ऊपर लगातार आरोप लगे कि उन्होंने एक भी धन्यवादी दौरा नहीं किया, चाहे शहर की बात हो चाहे पूरे लोकसभा की बात हो। और ये चुनाव में भी लगातार उनके ऊपर आरोप लगते रहे, उनका विरोध हो रहा था गाँवों में।
ये एक बड़ा कारण है। साथ में देखो दीपेंद्र हुड्डा एंड परिवार पे हमेशा आरोप लगता है कि वो दिल्ली से राजनीति करते हैं, वो बहुत कम रोहतक शहर में आते हैं। ये भाजपा वाले भी कहते हैं, आम जनता भी लगातार कहती थी। 2019 के बाद चीज़ें बदली, दीपेंद्र हुड्डा एंड परिवार ने रियलाइज़ किया शायद ये उनसे गलती हुई है, और अच्छी बात है, अगर आपने गलती करी तो उसको मान लेना चाहिए और उसमें चेंजेस लाने चाहिए, और ये देखा भी गया। 2019 के बाद 2024 आ चुका है, 5 साल में ऐसा एक भी हफ्ता नहीं गया जो हमने देखा है और आम जनता ने भी काफ़ी हद तक देखा, तभी ये वोटों में बदला है कि एक हफ्ता ऐसा नहीं गया कि या तो दीपेंद्र जी या उनकी माता जी या उनके पिताजी कभी ना कभी रोहतक शहर में ना रहे हो। कोठी उनकी हमेशा उनके साथ रहती थी, प्लस वो जो रोहतक के लोगों के जो सुख थे दुख थे उसमें भी लगातार जा रहे थे। वहीं अरविंद शर्मा जी गायब हो चुके थे, ये आरोप लगातार आरोप लगे। तो ये एक बड़ा कारण मुझे लगता है जिसकी वजह से चीज़ें बदली है। प्लस इसके अलावा कहीं ना कहीं जो मैनेजमेंट है, कांग्रेस के ऊपर हमेशा आरोप लगता है कि कांग्रेस एक डिसिप्लिन पार्टी नहीं है, स्पेशली हरियाणा कांग्रेस की, और ये मैं भी हमेशा कहता हूँ कहीं ना कहीं मैं जो मैंने देखा है। लेकिन इस बार मैनेजमेंट उन्होंने बहुत अलग तरीके से रखी कि भाई उनके लिए सब कुछ था। हमने पहले भी बात की थी, अगर वो हार गए तो खेल खत्म है विधानसभा में भी, और वैसे राजनीति भी खत्म हो जाएगी परिवार की। लेकिन इस बार मैनेजमेंट इतनी अच्छी की गई कि जहाँ जहाँ वो वीक थे रोहतक लोकसभा में टोटल, तो वहाँ उन्होंने फोकस किया। रोहतक शहर में विशेष तौर पर उनका फोकस रहा गया, तो उस वजह से बहुत चीज़ें बदली हैं। ऐसे बहुत सारे कारण रहे हैं, तो जिससे ये जो कोई सोच भी नहीं सकता था कि रोहतक शहर से वो जीत जाए, वहाँ से वो जीत गए। हनी भाई ये तो बिल्कुल सही बात है, आपने कांग्रेस की बात की, दीपेंद्र सिंह हुड्डा की बात की, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात की, उनकी माता श्री आशा हुड्डा की बात की, जो कि पंजाबियों की भाषा भी बोल लेती हैं, हिंदी तो बोलती ही बहुत अच्छी हैं, इंग्लिश भी बोल लेती हैं, मीठा भी बोलती हैं, और महिलाओं को जो एक बड़ा आधा आबादी है उसमें उनकी काफ़ी अच्छी पकड़ है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि इनके जो विपक्ष हैं यानी कि बीजेपी वाले, ठीक है हुड्डा परिवार दिल्ली रहता है लेकिन यहाँ आता है, लेकिन मनीष ग्रोवर यहाँ रहता है, और ये रोहतक तो एक ऐसा स्टेशन है जहाँ बीजेपी का स्टेट हेडक्वार्टर है, आरएसएस का हेडक्वार्टर है, बड़ा हेडक्वार्टर है। यहाँ से रोहतक लोकसभा से हारना, रोहतक विधानसभा से हारना, और ये सभी के सभी उस समय क्या कर रहे थे, मनीष ग्रोवर, अपने अजय बंसल, मनमोहन गोयल, सरकार तो सारी ही नहीं की है। आपको याद होगा मनीष ग्रोवर 2019 में चुनाव बेशक हार गए, लेकिन रोहतक का सीएम के नाम से, क्योंकि उन्हीं के फ़ोन खुड़कते थे, काम होते थे, उसके बावजूद भी लोगों ने हरा दिया। इस पे आप क्या कहना चाहते हो? देखो इस पे मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली कि ये बात सच है कि उनको रोहतक का सीएम कहा जाता है। ये बात सच है कि अधिकारी उनके सुनते हैं, नो डाउट, और लोग उनके पास समस्या लेकर आज भी जाते हैं, उनका घर भरा रहता है, जबकि वो कुछ भी नहीं है देखा जाए तो। लेकिन अब ये बात आती है कि भी अरविंद शर्मा जी क्यों हारे। लेकिन अब इसमें हम बातें चलेंगे, पिछली जो वीडियोस थी अरविंद शर्मा जी और मनीष ग्रोवर जी के बीच में जो खींचतान थी वो सभी ने देखी है, और मुझे ऐसा लगता है रोहतक शहर ये बात भूला नहीं। हालांकि मनीष ग्रोवर जी के लेकर हमने तब भी बात की थी, और उन्होंने भी लगातार ये कोशिश करी कि हमारे बीच में जो मनमुटाव था वो खत्म हो चुका है, और हम साथ हैं, और हम सब मिलकर भाजपा के लिए काम कर रहे हैं, निशान पे काम कर रहे हैं। और शायद मनीष ग्रोवर ने दिल से काम भी किया हो मुझे लगता है, लेकिन शायद रोहतक शहर के लोगों ने उनका जो दिल से काम था वो माना नहीं, या फिर उनके मन में ये रह गया कि अरविंद शर्मा ने ये जो आरोप लगाए थे और इससे पार्टी कहीं ना कहीं बट गई। प्लस जो लोग चाहते हैं रोहतक शहर से टिकट लेना और मनीष ग्रोवर जी को टिकट ना मिला, ऐसे बहुत लोग पार्टी में होते हैं, हर पार्टी में होते हैं, वो लोग भी अरविंद शर्मा जी के साथ तो दिखे लेकिन मनीष ग्रोवर जी के कार्यक्रम में नहीं दिखे। प्लस ऐसा भी कहा जाता है कि भाई उन लोगों के बीच में अपनी एक खींचतान थी, कैसे रोहतक शहर से अरविंद शर्मा जी हारे, क्योंकि जब रोहतक शहर से अरविंद शर्मा जी हारेंगे तब बात मनीष ग्रोवर जी के ऊपर भी आएगी, और 3 महीने बाद विधानसभा चुनाव है, तो मनीष ग्रोवर जी की जो टिकट होगी वो कमज़ोर होगी। ऐसा जो लोग टिकट लेना चाहते हैं भाजपा से उनके ऊपर भी बात आती है। प्लस और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आपने बाकी लोगों के नाम लिए, मुझे लगता है उनका कुछ खास ऐसा सिस्टम नहीं है। एक मनीष ग्रोवर ऐसे इस समय भाजपा में जिनके पास थोड़ा बहुत कैडर है, क्योंकि वो बहुत पुराने भाजपा ही है। अदरवाइज भाजपा में इस समय सभी कांग्रेसी आ चुके हैं, और उन लोगों को बूथ पे बैठाया गया। एक बात ये भी है खास, अब वो बूथ पे कांग्रेस के लिए काम कर रहे थे, बीजेपी के लिए काम कर रहे थे, कि एक चिंता का विषय है और पार्टी को सोचना चाहिए। प्लस अगर मैं आपको याद दिलाऊं, 3 महीने या 6 महीने पहले की बात होगी, ओल्ड ITI ग्राउंड में, या फिर 1 साल की बात हो सकती है, मुझे याद नहीं है, रोहतक शहर के ओल्ड ITI ग्राउंड में बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था बीजेपी का, पन्ना प्रमुख कार्यक्रम, और उन्होंने अलग अलग जगह सब किए थे। वो कहाँ गए पन्ने? अब कांग्रेस वाले तो खैर उन पर बहुत आरोप लगाते हैं पन्नों को लेकर, खैर हम उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन वो पन्ने गए कहाँ ये समझ में नहीं आ रहा है। बूथ की मैनेजमेंट, पार्टी कहती तो बहुत है कि हमारे सबसे ज़्यादा कार्यकर्ता है वगैरह वगैरह, लेकिन वो मैनेजमेंट देखने को नहीं मिली। सेक्टरों में तो मैंने ये भी सुना था कि पार्टी पैसे दे रही थी कि तुम बैठ जाओ बूथ पे,
ठीक है, ये अंदर की बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो बहुत बुरा हाल था और अरविंद शर्मा जी कहीं ना कहीं पार्टी के साथ कम्युनिकेशन नहीं बना पाया। अब इसमें एक बात और बता देता हूँ जो शायद मैंने पिछली बार बताई नहीं थी, मुझे याद नहीं है। जब उनके रोहतक शहर में कार्यक्रम हो रहे थे, मैंने ये सुना एक भाजपाई से, ठीक है, जो कुछ रह चुके हैं रोहतक में, ठीक है, उन्होंने बताया कि अरविंद शर्मा जी की जब कार्यक्रम होते हैं तो उन्हें पता ही नहीं चलता, एंड मौके पे बताया जाता कि फलाना जगह कार्यक्रम है, आप आ जाओ। तो कहीं ना कहीं पार्टी में मिसमैनेजमेंट थी, ये देखने को मिला। वो चाह रहे थे कि कमल के निशान को वोट दिया जाए, लेकिन अरविंद शर्मा जी जीते रोहतक से, ये थोड़ा डाउट है जी। इसके साथ साथ मैं जहाँ रहता हूँ ना, वो बीजेपी का नया जो कार्यालय है वो है, और तो मैं कई बार उसमें गया हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो कई बार थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम बैठ जाते हैं लोगों से बातचीत करने के लिए। तो वहाँ भी कुछ लोगों ने मुझे बताया कि अरविंद शर्मा जिस तरह से कैंपेनिंग कर रहे हैं उस तरीके से पार्टी के लोगों को साथ नहीं लेके चल रहे। उनकी मीडिया की टीम अलग है, वो अपना प्रेस नोट रिलीज़ करते हैं, जबकि हम यहाँ से उनके प्रेस नोट रिलीज़ होने के बाद हम उनकी कॉपी पेस्ट करते हैं। होना ये चाहिए कि पार्टी कार्यालय से ही सारी चीज़ें मैनेज होनी चाहिए, कंट्रोल यहाँ होना चाहिए, लेकिन उनका तरीका जो है ना वही कांग्रेसी तरीका है। जैसे हुड्डा साहब का है कि कांग्रेस कांग्रेस का कार्यालय है वहाँ से मॉनिटरिंग नहीं होगी, हुड्डा साहब के घर से ही होती है। तो स्टाइल भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता थे, मीडिया टीम थी, बाकी लोग थे, उनमें भी ये एक टीस थी कि भाई अगर हमारा तो आप साथ ही नहीं ले रहे हैं, आपने सब कुछ अपना करना है तो फिर आप अपना कीजिए, हम भी फॉर्मेलिटी करेंगे, खुल के तो सामने नहीं आएंगे ना। तो कहीं ना कहीं ये भी एक मुझे लगता है कि पार्टी अलग डायरेक्शन में चल रही थी और अरविंद शर्मा अलग डायरेक्शन में चल रहे थे, इसीलिए शायद पार्टी मदद करना चाहे भी तो शायद मदद नहीं कर पा रही थी। आपने बिल्कुल परफेक्ट कहा है सर, और यही हुआ है कि जैसे मैंने कहा रोहतक शहर में उनके कार्यक्रम हो रहे थे, पता नहीं चल रहा था, यही हो रहा था। आपने कहा इस डायरेक्शन, मुझे लगता है इस डायरेक्शन में नहीं, इस डायरेक्शन में जा रहे थे वो लोग, बिल्कुल ही उल्टा हो रहा था। कहीं ना कहीं पार्टी के जो रोहतक शहर के जो कार्यकर्ता है, चाहे वो बड़े हो, चाहे छोटे हो, चाहे नए कार्यकर्ता हो, वो चाह जरूर रहे थे कि पार्टी जीत जाए, लेकिन अरविंद शर्मा जी का जब नाम आता है तो कहीं ना कहीं अब देखो इस पे ये वाली बात भी आ जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जो भाजपा से रोहतक से अरविंद शर्मा जी को टिकट मिली वो अरविंद शर्मा जी खुद निकाल के लाए हैं, पार्टी शायद देना नहीं चाह रही थी, ऐसी बात है। ठीक है, जब ऐसा होता है तो फिर पार्टी अपने आप ही खत्म हो जाती है ना, और वही हुआ। लास्ट में नतीजे यही बताते हैं कि शहर से अगर दीपेंद्र हुड्डा जीत रहे हैं तो भाई कमाल ही होगा, ये तो कहा जा सकता है। जी बिल्कुल। और मुझे लगता है कि हुड्डा साहब का जो परिवार है इतने लंबे समय से रोहतक में एक्टिव है, रिगार्ड सभी करते हैं, चाहे वो बीजेपी में हो, चाहे वो सारी उम्र बीजेपी को वोट करते हों, लेकिन मुझे लगता है आमना सामना हो जाए तो उनका रिगार्ड है एक, खास करके बड़े हुड्डा साहब का एक रिगार्ड है, आशा हुड्डा जी का एक रिगार्ड है, और दीपेंद्र का नेचर, उसके कारण भी लोग, मुझे तो आज तक कोई ऐसा नहीं मिला कि दो दीपेंद्र हुड्डा को ये कहे कि भाई अच्छा बंदा नहीं है, कह रहा प्रत्याशी तुम्हारा बढ़िया है लेकिन वोट हम मोदी के नाम पे देंगे। मुझे लगता है कहीं ना कहीं उन लोगों को भी लगा कि भाई अच्छा लड़का है, चलो एक बार वोट दे देते हैं। अब मैं आपको इसी बात पे ले जाता हूँ। कल मैं अपने घर जा रहा था तो मैंने दूध लेने के लिए एक शॉप पे रुका, उनसे मेरी बातचीत हुई और ऐसा लग रहा, देखो कहीं ना कहीं रोहतक शहर से तो अरविंद शर्मा जी जीतेंगे, सबको पता था ये, हमने शुरू में ये बातें करी। वो मेरे को बोले कि हमने कहा था ना दीपेंद्र जीतेंगे, उन्होंने कहा ये लड़का ही अच्छा है यार। वो बोले कि मैं 2 बार गया उनके पास, उन्होंने काम कराया नहीं कराया मुझे इस पर बात नहीं करनी, लेकिन उन्होंने मुझसे बातचीत करी, इज्जत दी, मुझे बैठाया, कहते कोशिश करेंगे, बिल्कुल करवाएंगे। वही दूसरी साइड उन्होंने कहा कि वो मिलते ही नहीं, मिलते हैं तो भाई हाँ भाई ठीक है कर देख लेंगे। तो ये जो बात कही जाती है और ये हमेशा से कही जाती है, आपने बिल्कुल ठीक कहा, चाहे जेजेपी की बात हो, चाहे बीजेपी की बात हो, कोई सा दल हो या कोई ऐसा व्यक्ति जो राजनीति से लेना देना भी नहीं है उसका, आम जनता की अगर हम बात करें, वो भी यही कहते हैं कि नेचर वाइज, आचरण वाइज आप उनको कुछ कह ही नहीं सकते, वो दी बेस्ट है रोहतक के लिए। और वैसे भी, और यही बात अगर आप देखेंगे दीपेंद्र सिंह हुड्डा के आप सारे भाषण उठा लीजिए, 5 मिनट का भाषण हो, 50 मिनट का भाषण हो, उनकी शुरुआत, एंडिंग, मिड हमेशा ही होता था कि मेरे काम पर और मेरे आचरण पे वोट देना। और मुझे ऐसा लगता है रोहतक लोकसभा ने उनके काम पे, उनके आचरण पे और जो अरविंद शर्मा जी को लेकर जो नाराज़गी थी उसके नाम पे उनको वोट जी। इसके साथ साथ मैं एक और चीज़ जानना चाहता हूँ, राम मंदिर एक बड़ा इशू था, धारा 370 जो है ना वो भी एक इशू था, और बहुत मोदी का नाम एक इशू था। तो क्या वो चला नहीं या उन्होंने कम लोग वोट देने के, क्योंकि इस बार वोट का टर्नआउट भी काफ़ी कम था। देखो सर, इसमें मुझे लगता है कि हमने पहले ही बात की थी और मेरा ये अभी भी मानना है कि राम मंदिर एक फैक्टर था रोहतक शहर में भी, 100% था, क्योंकि शहर में तो वैसे ही कहा जाता है कि बीजेपी के वोटर ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो धारा 370 आज भी एक मुद्दा है बीजेपी के वोटर्स के लिए, नो डाउट, आम जनता के लिए भी कहीं ना कहीं मुद्दा है जब वो लोकसभा को देखते हैं।
मोदी भी थोड़ा बहुत मुद्दा है कि भाई देश को चलाना है तो मोदी चलाएगा, ये एक हमने देखा था जब हम लोगों के बीच में गए थे। लेकिन अब मैं कहता हूँ, जब मैं अपना पेज चला रहा हूँ, 2-2.5 महीने चुनाव मैंने कवर किया, मैं जो दिखा रहा था दीपेंद्र दीपेंद्र दीपेंद्र, कहीं ना कहीं अब लोग कह रहे थे चलो जो बातें कह रहे थे उसको छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी हम तो लोगों के बीच में जा रहे थे, जो वो कह रहे थे हम वो दिखा रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये दिख रहा था कि लोग मोदी को चाहते हैं लेकिन रोहतक के लिए दीपेंद्र को देखते हैं। प्लस जब हम बात करते हैं कि ये फैक्टर्स की बात है, एंड ऑफ द डे सर मेरा ये मानना है कि गर्मी थी, बहुत बड़ा कारण है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन बीजेपी के वोटर तो शहरी वोटर्स हैं, उनको बीजेपी वाले घर से बाहर नहीं निकाल पाए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अगर वो निकलते तो चीज़ें रोहतक शहर में अलग हो सकती थी। 4,998 का मार्जिन कुछ भी नहीं है, अगर देखा जाए तो आराम से निकल जाता है। लेकिन अगर पिछली बार के मार्जिन से देखें तो करीब करीब 25,000 का मार्जिन हो जाता है। 25,000 प्लस करना बहुत बड़ी बात है। मुझे तो एक बात और लगती है, 2019 में जिस तरीके से रोहतक से लगभग लोगों ने मोदी के नाम पे वोट दिया था, इस बार जो मोदी के सपोर्टर्स थे उन्होंने कहा भाई तुम्हारा हमारे पर कर्ज है, इस बार हम तुम्हारे प्रत्याशी को दे देते हैं और जो है ना हम हिसाब बराबर कर देते हैं, क्योंकि सेंटीमेंट काम करते हैं। पिछली बार मोदी सेंटीमेंट काम करा था, इस बार रोहतक लोकसभा में दीपेंद्र सेंटीमेंट काम करा था। तो मुझे जनता आपसदारी है, वो शायद आपस में समझा, एक दूसरे को इशारों में बात कर लेते हैं इस बार किसको सपोर्ट करना। ये वाली बात आप ठीक कह रहे हो, इसमें दो तरीके के सेंटीमेंट्स है, मैं ये जोड़ना चाहता हूँ। एक तो सेंटीमेंट आपने बिल्कुल सही कहा, ये वाली बात सच है कि पिछली बार उनको मौका दिया था कि तुम इतना से ट्राई कर रहे हो, मोदी का फैक्टर है, चलो दे देते हैं। फिर उन्होंने राइज किया कि रोहतक से दीपेंद्र को हराना बहुत गलत था, इसलिए उनको दीपेंद्र सेंटीमेंट्स किया। प्लस 2019 से पहले जो 2016 में हुआ था, ठीक है, उसके बाद भी लोगों में काफ़ी नाराजगी थी, ठीक है, उस परिवार को लेकर विशेष तौर पर। अब वो चलो कारण जो थे वो सबको छोड़ देते हैं, लेकिन वो एक बार फैक्टर उनका चल गया बीजेपी वालों का, आप ये कह सकते हो बीजेपी ने। और मैं आपको एक बात और बताता हूँ, हम तब भी बात कर रहे थे, शहर की बात कर रहे थे, और अब भी मैं ये कह रहा हूँ, शहर में माहौल ऐसा क्रिएट करवाया जा रहा था कि वो वाला फैक्टर दोबारा आ जाए जिस पे हमने बात नहीं करनी चाहिए थी। अब तो चुनाव हो गया तो हम बात कर सकते हैं। जाट नॉन जाट किया जा रहा था शहर में, 35 से करने की पूरी कोशिश की गई थी। कुछ लोग हैं जो देखो हमेशा ही रहेंगे इस फैक्टर को लेकर, लेकिन काफ़ी हद तक वीडियोस वायरल कराई गई थी पुरानी दीपेंद्र जी की और बाकी सबकी, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों ने रियलाइज किया, गुस्सा, हाँ, लोगों का मैच्योरिटी भी थी, लोगों में जो गुस्सा था 2019 में वो खत्म हो चुका था। अब लोगों ने सोचा कि एक बार दिखा दिया हमने अपना, अभी जो गुस्सा था, अब हमें लगता है कि रोहतक के लिए हमें वोट करना चाहिए। वो कहावत है ना, लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, जो हो गया क्यों गड़े मुर्दे काट रहे हो। क्या हम नहीं देख सकते, क्या हम नहीं समझ सकते कि जो आरोप तुम लगा रहे हो कितना सही है, कितना गलत है, और उस बात की सजा हमने उनको दे चुके हैं। और अब की बार हम नई शुरुआत, या नहीं थी वो अलग बात है, एक बार सजा दे दी, लेकिन अब नई शुरुआत करके देखते हैं। अगर सब सही चला तो फिर उसके हिसाब से आगे सोचेंगे। इसके अलावा एक और जो मैं सवाल पूछना चाहता हूं, जो शहर का पंजाबी समाज है, क्या वो इस बात से भी रुष्ट था बीजेपी से कि आपने हमारा समाज का मुख्यमंत्री 9.5 साल के बाद एकदम से हटा दिया? ये कहीं ना कहीं बीजेपी से कहीं खुंदक तो नहीं थे? अब सर इसमें ना फिर से वो पुरानी वीडियो पे जाएंगे। मैंने एक बात कही थी कि 70% पंजाबी, आपने कहा 70% पंजाबी बहुत बड़ी टर्म है। उस वीडियो के बाद मैंने भी बहुत सोचा था कि चलो नतीजे देखेंगे कि क्या होता है। मुझे ऐसा लगता है पंजाबी समुदाय ने दीपेंद्र जी को वोट दिया, खुलकर वोट दिया है, ठीक है। एक दो समाज होंगे जिन्होंने शायद नहीं दिया हो, जैसे सैनी समाज हो सकता है, मे बी, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन ठीक है, तो मैं ज़्यादा उस पर आगे जाना भी नहीं चाहता। लेकिन 36 बिरादरी ने वोट दिया, पंजाबी समुदाय ने वोट दिया। अब आप बात करते हैं सीएम साहब की, फ़र्क पड़ता है सर, नो डाउट फ़र्क पड़ता है। जब सीएम साहब मनोहर लाल जी को चेंज करके नायब सिंह सैनी जी को बनाया गया तो सैनी समाज खुश हुआ, वो बीजेपी से जुड़ा। ऐसे ही जो पंजाबी समुदाय था, गांधी कैंप का विशेष तौर पर, जो बुजुर्ग थे हमारे, ठीक है, वो थोड़े आक्रोशित थे। हालांकि इसमें ये बात भी सच है कि वो मनोहर लाल जी खुद खट्टर नहीं लगाते थे। उन्होंने खुद कहा था कि मैं को खट्टर मत बोलो, आप मनोहर लाल बोलो, मैं चाहता हूँ कि 36 बिरादरी वाला सिस्टम बने। तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं था कि उन्होंने पंजाबी समुदाय के लिए कुछ खास किया ही नहीं है मनोहर लाल जी ने। तो मिक्स मैच मैं इसको मानता हूँ कि थोड़ा बहुत था। तो कुछ लोग ये मानते थे कि उनको हटा दिया, ठीक है, उन्होंने समाज के लिए कुछ नहीं किया, और कुछ लोग इस बात से रुष्ट थे कि भाई हमारा एक तो बंदा इतने सालों पहली बार मिला था और आपने वो भी हटा दिया। हाँ, देखो मनोहर लाल जी की कोई भी बात हो, एक तो बातें, ईमानदार वाली छवि वाले व्यक्ति हैं, और ये जो बिना पैसे के जो उन्होंने नौकरियां देने, ग्रुप डी में जो काम किया, वो काबिल तारीफ है। हालांकि बड़ी जॉब्स में बड़ा करप्शन के आरोप भी हैं। इसमें भी एक बात और आ गई, मुझे किसी एक भाजपाई ने कही, मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा देखो आपने नौकरियां तो वैसे दी नहीं है पैसे देकर या पर्चियों पे या खर्चियों पे, और जो जिन लोगों को नौकरियां मिली हैं वो लोग भी बीजेपी को शायद अप्रिशिएट नहीं कर रहे। वो ये कह रहे हैं कि ये तो आपका काम है, और अगर आपने हमें बिना पैसे लिए दे दी है नौकरी तो हमने अपनी मेहनत से कमाई है। तो शायद ऐसा कहा जाता है, उन्होंने कहा कि ये भी एक कारण हो सकता है कि वो वोट नहीं बदले।
क्योंकि रोहतक में भी बहुत लोगों एक को बात मिली और है। आपने कही थी पिछली बार, मुझे याद आ रहा है कि जब हमारी चर्चा हुई थी वोटिंग से एक दिन पहले, आपने कहा था कि देखो इस बार हुड्डा परिवार ने एक अच्छा काम किया है कि जब वो शहर में प्रोग्राम करते हैं तो सिर्फ शहर वाले लोग ही होते हैं, पर्टिकुलर उस कॉलोनी वार्ड के लोग ही होते हैं, गांव के या बाहर के जो लंबे चौड़े है ना कोणी मारने वाले वो नहीं होते हैं। ठीक बात तो एक अब विधानसभा चुनाव भी आएगा तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा जो ट्रेंड उन्होंने शुरू किया है उसको कंटिन्यू रखना चाहिए। अगर दोबारा से वही लोग दोबारा से घुस गए शहर में आके पैर काटने वाले, कोहनी मारने वाले और जयकारे मारने वाले, तो मामला दोबारा खराब हो सकता है। देखो सर, अब इसमें पता है क्या है, हुड्डा परिवार की या हरियाणा कांग्रेस की हम बात करें तो वहाँ थोड़ा घमंड का सिस्टम रहता ही रहता है, कहीं ना कहीं कहा जाता है, चाहे माने ना माने, और ये एक्चुअली सभी में होता है। जब आपके पास पावर आती है तो घमंड आ जाता है। अब क्योंकि 3 महीने बच रहे हैं, मुश्किल से आई थिंक जो भी बच रहे हैं, ठीक है, अगर घमंड नहीं आया हरियाणा कांग्रेस में या हुड्डा परिवार में तो वो जीत जाएंगे आराम से, क्योंकि कहीं ना कहीं दिख रहा है कि लोग जो मुद्दे हैं, अभी बिजली से बहुत ज़्यादा परेशान है, प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी, और ये जो आपने ऑनलाइन सिस्टम किया जो कि शायद अच्छा हो सकता था, पोर्टल सिस्टम। हाँ पोर्टल सिस्टम किया है, लेकिन वो पोर्टल्स आप पे चलते नहीं हैं, तो लोग काफ़ी परेशान है और लोग शायद बीजेपी को इसका देंगे। मैं आखिरी सवाल भी आता हूँ हनी भाई, हमारी चर्चा और ज़्यादा लंबी ना हो। जो लोकसभा का चुनाव आया, रोहतक से बीजेपी की हार हुई है, उसका मुझे बताइए कि जो बीजेपी का एमएलए का कैंडिडेट होगा, अभी मनीष ग्रोवर को ही मान के चलते क्योंकि यही चुनाव लड़ते रहे, दूसरी तरफ बीबी बत्रा क्योंकि हाल ही में वो विधायक है, तो इसमें फ़ायदा नुकसान क्या लग रहा है कि मनीष ग्रोवर को बड़ा डबल 3 गुना मेहनत करनी पड़ेगी अगर उनको टिकट मिलती है, उधर बीबी बत्रा के लिए एक एज क्रिएट हो गई है कि वो अब की बार आएंगे तो शायद दोबारा से। देखो मैं सर इस पे बहुत ही आराम से बताता हूँ कि मनीष ग्रोवर जी को पहले तो टिकट लेने के लिए 10 गुना मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि वो सिर्फ एक ही बार जीते हैं, ठीक है, और पिछली बार वो जीतने वाले थे और हार गए, सिर्फ 2-2.5 हज़ार का अंतर था, कोई बड़ा अंतर नहीं था, ठीक है। अब जब अगर लोकसभा से कमल खिल जाता तो उनकी टिकट लगभग पक्की हो जाती, लेकिन अब क्योंकि हारे और रोहतक शहर से भी आ रहे हैं तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा मुसीबत हो गई है। लेकिन इसमें मैंने पहले भी कहा कि कहीं ना कहीं क्योंकि वो पुराने हैं भाजपाई, तो उनके पास थोड़ा कैडर है, रोहतक शहर में उनके पास एक सिस्टम है, एक है कि भाई वो शायद निकाल जाए टिकट। लेकिन जो बाकी जो उम्मीदवार है ना, उनके पास कैडर के नाम पे कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ भाजपा के नाम पे 1% आ सकते हैं, फिर एक नई छवि लेकर आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मनीष ग्रोवर जी के लिए नुकसान है, नो डाउट। शहर से हारना तो विशेष तौर पे बहुत ज़्यादा नुकसान है, लोगों को मनाना पड़ेगा, बिल्कुल मनाना पड़ेगा, बहुत 10 गुना नहीं 1000 गुना मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि 99% बहुत मुश्किल है उनके लिए। और बीबी बत्रा के लिए, बीबी बत्रा के लिए अगर हम बात करें, देखो इसमें 2 चीज़ें हैं सर, मैंने आपको तब भी कहा था कि वो मीडिया से बहुत दूर रहे, शायद ग्राउंड पे उन्होंने मेहनत करी है, दिख रहा है, ठीक है भाई। जो रोहतक शहर में बीबी कर पॉइंट से वहाँ पे वो अपने कार्यक्रम उन्होंने अपने करे, हुड्डा साहब को लेके, दीपेंद्र जी को लेके, वो फायदा हुआ है। लेकिन अभी जैसे मैं सोशल मीडिया पे पढ़ रहा था, वो गलत भी हो सकता है कि शायद बूथ नंबर 84 है और वहाँ पर वो जो बूथ है वो दीपेंद्र माफ़ कीजिएगा बीबी बत्रा जी का भी है और मनीष ग्रोवर जी का है, उस बूथ पर बीजेपी को ज़्यादा वोट मिले हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी बहुत दिखाता है कि मनीष ग्रोवर जी ने तो अपने बूथ पर भाजपा को वोट दिलवा दिए, लेकिन दीपेंद्र जी को वोट नहीं दिलवा पाए बीबी बत्रा जी, तो उसको भी लेकर कहीं ना कहीं समीक्षा करनी पड़ेगी। लेकिन बीबी बत्रा जी चुनाव से पहले कहीं ना कहीं काफ़ी कमज़ोर थे रोहतक की टिकट को लेकर। इवन अगर आपको याद हो, हरियाणा में जो प्रभारी है कांग्रेस के दीपक बाबरिया जी, उन्होंने भी कहा था कि विधानसभा की टिकट चाहिए तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अगर कमज़ोर साबित हुए तो आपकी टिकट की दावेदारी भी कमज़ोर हो जाएगी। उस परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो बीबी बत्रा जी ने अपनी रोहतक से टिकट 100% पक्का कर लिया। तो ठीक है। तो हनी भाई आपने बड़ा तरीके से, सलीके से एक एक बात का हम दोनों ने विश्लेषण किया। इसमें एक बात और जोड़ के इस प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। इसमें एक फैक्टर और जो दीपेंद्र की इतनी बड़ी लीड हुई है, उसमें हम कांग्रेस को, दीपेंद्र हुड्डा को, हुड्डा परिवार को क्रेडिट दे रहे हैं, लेकिन साथ में हमें क्रेडिट अलायंस पार्टनर्स को भी देना चाहिए। देखिए आम आदमी पार्टी, लेफ्ट पार्टीज़, इन्होंने भी एक माहौल बनाया है। इनका कितना परसेंटेज उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन आप ही देखिए सारा विपक्ष दीपेंद्र के लिए काम कर रहा था, उन्होंने एक माहौल बनाया। तो इतनी बड़ी क्रेडिट के लिए दीपेंद्र शायद इनके बगैर भी जी जाता, लेकिन 3.5 लाख का आंकड़ा कर इन्होंने छुआ है, तो उसमें हुड्डा परिवार ये तो है। इसके अलावा जनता ने, बीजेपी वालों ने सपोर्ट दिया है, इंडिया अलायंस पर आम आदमी पार्टी, लेफ्ट पार्टीज, इन सब ने खूब मदद की है, तब जाकर इतना बड़ा आंकड़ा
देखिए वोट तो एक एक भी ज़रूरी होता है, ठीक है। तो उस परिप्रेक्ष्य में देखिए बिल्कुल आम आदमी पार्टी ने मेहनत करी है, सच बात है। दीपेंद्र जी के शहर में बहुत ज़्यादा कार्यक्रम थे जो आम आदमी पार्टी भी एक्टिव थी काफ़ी उसमें, ठीक है। कितना वोट का फ़ायदा किया, कितना नुकसान किया, वो एक अलग बात है, लेकिन फ़ायदा तो किया और उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। दीपेंद्र जी को खुद अप्रिशिएट करना चाहिए, मुझे तो लगता है। जी, विधानसभा चुनाव में हो सकता है कि आम आदमी अलग-अलग ही पार्टी लड़ेंगे, के वो तो अपने अलग अलग confirmed है। लड़ेंगे, तो हो सकता है कि कांग्रेस को भी इतना रिलैक्स और इतना एरोगेंस अभी नहीं आनी चाहिए ठीक बात कि हमें तो कोई हरा ही ना सकता हो। बिल्कुल, अगर ये आ गई तो खेल खत्म है। हाँ, पूछ दबाए रखिए, जनता के आगे हाथ जोड़े रखिए। अगर विधानसभा चुनाव में इसी तरह से दुम्मा ठाना है तो। ठीक बात है। हनी भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाणा फाइल्स की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। रोहतक की बात की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।